नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ डीएसएसबी का, जो आपको टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, नर्सरी सभी में काम आएगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट ही सोल्व किया है मैंने, पूरे 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। पहला प्रश्न है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में सोना को छोड़कर मानव से उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? तो ये था तांबा। अगला प्रश्न है, एक वंशागत घटक जो जीव के जैविक विशेषता के लिए जिम्मेदार है, उसे क्या कहते हैं? जीन, जीन्स भी बोलते हैं जिसे। अगला प्रश्न है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहते हैं, यानी पिंक सिटी? क्या है? जयपुर। अगला प्रश्न है, जीव और उसके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहले जाना कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? उसका उत्तर है कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हुतात्मा दिवस इस दिन मनाते हैं। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका उत्तर है 2 नवंबर। अगला प्रश्न, वार्षिक बजट वित्त बिल संसद के सामने इनके द्वारा पेश किया जाता है। कौन है ये? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है लेवोसियर। पूरा नाम है एंटोनी लेवोसियर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राजवंश ने विजयनगर पर राज नहीं किया? तो सलवा, तलवा और अरविंदा, इन तीनों ने राज किया, जबकि होयसला ने राज नहीं किया। तो इसका उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, अकेला अराजकीय वैज्ञानिक जिसने अति उच्च पद भारत के राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाई? तो इसका उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल इनमें से किन्हें दिया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर अमर्त्य सेन, और ये इन्हें मिला था अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। अगला प्रश्न, शाम के समय आकाश में अत्यंत चमकीला पिंड होता है, कौन सा होता है? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध इस नदी पर निर्माण किया गया? उत्तर है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई इस वर्ष लड़ी गई? 1556 में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उद्देश्य से अप्रैल 2014 में उच्चतम न्यायालय ने मुकुल मुद्गल समिति गठित की? उत्तर है आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के लिए। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2014 के दिन एक सवारी ट्रेन ने अपनी प्रेक्षण यात्रा में किसके बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़कर गति का नया रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तर है नई दिल्ली से आगरा के बीच चली थी ये ट्रेन। अगला प्रश्न है, 2014 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया? उत्तर है राफेल नडाल ने। अब शुरू होते हैं रीजनिंग के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए उत्तरों में से निम्न के लिए कौन सा अर्थपूर्ण क्रम होगा? तो सबसे पहले हमारा आता है शब्द। शब्द पहले नंबर पे होगा। उसके बाद आता है हमारा वाक्यांश दूसरे नंबर पे। वाक्यांश के बाद आएगा वाक्य तीसरे नंबर पे। वाक्यांश के बाद वाक्य, वाक्य के बाद पैराग्राफ आएगा चौथे नंबर पे, और अध्याय आएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, अभी इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 4, यानी 2 2 4 1। 2 4 1 किस में बन रहा है हमें?
इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है लेकिन उल्टी तरफ से। 2 4 1 5 6, तो इसका उत्तर है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में पेरेंट को लिखते हैं ये और चिल्ड्रन को लिखते हैं ये, उस कूट भाषा में रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो पी पर क्या आ रहा है, पी की जगह बी, ए की जगह डी, आर की जगह एफ, तो उसी तरह से हम चेंज कर देंगे। अब करते हैं हम रीप्रिंट को। रीप्रिंट में आर की जगह क्या आ रहा है, आर की जगह हमारे पास पहले वाला जो पेरेंट में है वो आ रहा है हमारा एफ़, और इसमें हमारा आ रहा है यू, तो हम या तो एफ़ लिखेंगे या फिर यू, हम दोनों लाइन लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा इन्होंने कन्फ्यूजन डाल दिया है। उसके बाद ई का मतलब है तीसरे नंबर पे ई है, तीसरे नंबर पर है जी, तो दोनों में जी लिखेंगे। उसके बाद पी फॉर पेरेंट में क्या है, बी, उसके बाद पेरेंट रीप्रिंट का पी तक हो गया, दोबारा आर है। अब दोबारा आर में एक बार हम एफ़ लिख चुके हैं और यू भी है, तो इस बार हम लिखेंगे यू, ठीक है। उसके बाद REPRI, आई का क्या है हमारे पास, चिल्ड्रन में हमारे पास आई है, तीसरे नंबर पर एक्स, आई भी हो गया। अब बचा एन है ये सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट पर क्या है, जे, और उसके बाद टी पेरेंट में लास्ट में है, तो टी को क्या है, के, तो हमारा बनता है या तो UGBUXJK, जो इसमें नहीं है। दूसरा है FGBUXJK, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विजय विकास की पहचान इस तरह से करवाता है कि मेरे पिता के पत्नी के अकेले भाई का बेटा, यानी विजय विकास की पहचान करवा रहा है। विकास कौन है, विजय के पिता की पत्नी हुई माँ, और माँ के अकेले भाई यानी मामा का बेटा क्या होता है, भांजा, तो क्या हुआ, मामा का बेटा क्या होता है, मेरा भाई, तो इसका उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की कतार में एक पेड़ बाएं और अंत से 8वां है, यानी इधर से वो 8वां है, तो इधर कितने बच गए हमारे, 7। दाहिनी ओर से वो 13वां है, इधर से वो 13वां है, तो इधर कितने बचे, 12, और 12 और 8 20। अगला प्रश्न, दिए गए उत्तरों में से लापता संख्या का चयन करना है। तो ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। अगला प्रश्न है हमारा, दिशा से लेकर जलजा पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है। अगर जलजा यहाँ पर है तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलेगी, फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण होता है 4 किलोमीटर ये, और फिर वहाँ से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, पूर्व आ गया हमारा ये 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पश्चिम है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ईस्ट साउथ, तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, ये इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, दिए गए उत्तरों में से लापता संख्या का चयन करना है। 9 दूनी 18 दूनी 36, 15 दूनी 30 दूनी 60, 13 दूनी 26 दूनी 52, तो 12 दूनी 24 दूनी 48, इसका उत्तर है बी। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ गया इसी तरह का, इसमें भी क्वेश्चन मार्क का निशान बताना है क्या आएगा। तो इसका उत्तर सीधा सा है, 5 दूनी 10 या 30, यानी तीनों की गुना करके ये आ गया, 4 7 28 दूनी 56, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक है, 6 ते 18 दूनी 36, तो उत्तर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 + 5 21 है, 4 + 9 31 है, तो 8 + 6 क्या होगा। तो सीधा सीधा ध्यान से देखिएगा, 7 5 12 होता है, 12 का उल्टा 21, 12 के यानी अंक पलट दिए, 2 को पहले कर दिया, 1 को बाद में,
4 और 9 13, 13 का उल्टा 31 और उसी तरह से 8 और 6 14, 14 का उल्टा 41। अगला प्रश्न है, भाग का मतलब माइनस है, किसी भी एक को करके देख लेते हैं। भाग का मतलब माइनस, गुणा का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब भाग है, माइनस हो गया हमारा भाग, और प्लस का मतलब गुणा है। तो सबसे पहले करते हैं हम प्लस वालों को और उसको अलग अलग कर देते हैं। 6 प्लस ये है 12 भाग 3, तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस और 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब ये है 6 और 4 10, 10 में से 8 गए 2, 2 किसका उत्तर है ये, तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, कैंडल्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे क्या लिखेंगे। अब देखिए कैंडल्स में हमारे सारे अक्षरों का पता चल जाता है कि सी को हम 1 लिखेंगे। पहले इनके हिसाब से कर लेते हैं। ए को क्या लिखा जा रहा है 2, एस को क्या लिखा जा रहा है 7, सी को क्या लिखा जाएगा, 1 मिनट, पहले ए का देख लेते हैं। ए को 2 लिखा गया और सी को क्या लिखा गया 1, ई को 6, एन को तीसरे नंबर पर 3 और डी को चौथे नंबर पर 4, तो ये इसका उत्तर हुआ 2 4 1 6 3 4, 2 7 1 6 3 4, 2 7 1 6 3 4, ये इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, कौन और तीनों से अलग है। सुनार, दर्जी, नाविक, लोहार। सुनार, दर्जी, नाविक, लोहार। देखिए सुनार कारीगर होता है, दर्जी कारीगर होता है, लोहार भी कारीगर होता है, लेकिन नाव जो है वो काम वैसा काम करता है। देखिए अगर व्यक्ति लोगों को कहते हैं तो बच्चा बच्चों को कहते हैं। देखिए दीपिका पाल्लिकल स्क्वैश खेलती है, तो साइना नेहवाल क्या खेलती है, बैडमिंटन। जो और तीनों से अलग है उसे चुनिए। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, चेन्नई और राजस्थान। तो महाराष्ट्र भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, राजस्थान भी राज्य है, जबकि चेन्नई राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ये जो शब्द दिया गया है इसके अक्षरों में से निम्न में से किसे नहीं बनाया जा सकता। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है प्रेज को, क्योंकि इसमें कहीं पर भी एस नहीं आ रहा, हमें एस की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। और देखिए हाँ जैसे नहीं से संबंधित है, यानी हाँ का उल्टा नहीं हो गया, उसी प्रकार जीवित का मृत, मृत को बोलते हैं मरा हुआ। अब आ गए गोल धारे में बैठने वाले, तो पहले गोल धारा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 5, गोले के केंद्र से अभिमुख बैठे हैं। तो चलिए यानी केंद्र से अभिमुख बैठे हैं, यानी केंद्र के बाहर की तरफ मुँह करके। तो सी ए के दाएं ओर है, बाहर की तरफ बैठे हैं। अब ये सी जो है ए के दाएं ओर है, ठीक है, और ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर है। ई और डी के बीच में बी है, ई और डी के बीच में बी है। ठीक है दोस्तों, डी के फ़ौरन निकट ए बैठा हुआ, ये रहा। ए के सन्निकट कौन कौन है, ए के सन्निकट कौन है, सी और डी, तो उत्तर है सी और डी। अगला प्रश्न है, नवीन मोहन से ऊंचा है। नवीन मोहन से ऊंचा है, लेकिन वह सुरेश जो जोसेफ से नाटा। इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, लेकिन लगा हुआ है, तो मतलब उससे ऊंचा तो होगा नहीं, सुरेश से छोटा होगा। तो नवीन जो है सुरेश से छोटा है, जो जोसेफ से छोटा है। प्रीतम सबसे ऊंचा है। यदि वे अपनी बढ़त की ऊंचाई के हिसाब से खड़े हो जाएं तो बीच में कौन होगा, बीच में इसके हिसाब से सुरेश होगा। लेकिन इसका उत्तर अगर ये सही है, आप इसमें इसका इंग्लिश वर्जन चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या दे रखा। अगर यही है तो इसका उत्तर होगा सुरेश, वरना इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फिर हम पता ही नहीं लगा सकते अगर ये लाइन इतनी ही है तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 दूनी 6 तिया 18, यानी हर बार एक अगली संख्या से गुना हो रहा है। पहले 3 का 2 में गुना हुआ, 3 दूनी 6, फिर 6 का 3 में गुना हुआ, 6 तिया 18, फिर 4 में गुना हुआ, 18 चौक 72, फिर 5 में गुना हुआ, 72 पंजे 360, फिर 6 में गुना होगा, 360 6 होता है 2160। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, ये हमारा आयत है, लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5, तो विकर्ण बताना है, या हम कह सकते हैं ये वाला विकर्ण बता देते हैं हम। तो अगर हम इसे समकोण त्रिभुज के हिसाब से लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता है 5 12 13, तो इसका उत्तर होगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक महिला और उसके बेटी की औसत आयु, यानी महिला बेटी, महिला है 16 मान के चलते हैं हम, और बेटी 3 वर्ष, और इनकी औसत उम्र 19 वर्ष है। अगर औसत 19 वर्ष है तो औसत का मतलब होता है दोनों की जोड़ का आधा। तो अगर हम दोनों का जोड़ निकालते तो जोड़ कितना बैठता है हमारा, आधे का 19 का डबल कर देंगे हम, 19 गुना 2 38 हो गया। अब 38 के हिसाब से अगर हम इसे लगाएं तो 16 दूनी 32 ये हो गया, और 3 दूनी 6 ये हो गया, यानी 32 साल की तो महिला हो गई और 6 साल की हो गई हमारी इस महिला की बेटी। तो इसमें पूछा है बेटी की उम्र कितनी है, बेटी की उम्र हो गई हमारी 6 वर्ष, ये इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का मालिक उसके ग्राहकों को लागत कीमत से 11% अधिक, यानी 11% अधिक है तो मतलब लगभग 111% लेता है वो, जितना भी उसे लेना चाहिए उसका 111/100, ये हो गया हमारा 11% अधिक, जितना भी था उसका 11% फालतू, तो 111% हो गया। यदि एक एलईडी टीवी के लिए एक ग्राहक ने भुगतान किया है 1,33,200, 1,33,200, तो उसका कुल लागत कितनी थी। अगर हम इस, यानी ग्राहक मका, ये जो मालिक है इलेक्ट्रॉनिक दुकान का वो इतना लेता है और इसने इतना दिया है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर में रखें तो हमारा उत्तर आता है 111 को जब हम इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, यानी 1200, और फिर 100 की गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, 4 कैलकुलेटर और 2 स्टेंसिल का मूल्य 6200 रुपये है, 10 कैलकुलेटर और 5 स्टेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब हम पहले इनका देख लेते हैं कितना बड़ा है। 4 की अगर 2.5 में गुना करें तो 10 होता है, 2 की 2.5 में गुना करें तो 5 होता है, तो हम 6200 की भी 2.5 में गुना कर देंगे, यानी 6200 का 2.5 गुना कितना होगा, 62 दूनी 124, और 124 और 31, 124 और 31 होता है 155, यानी 15,500 इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में दोनों प्रश्न चिन्हों की जगह, ये है प्रश्न चिन्ह हमारा और एक ये है, क्या आएगा। तो इसका जो पावर दे रखी है हमें 1.5 यहाँ पर है, 1.5 यहाँ पर है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो x की पावर 1.5 गुना हो जाएगी x की पावर 1.5 से, और बराबर में हमारा आ जाएगा 288 छिक्के 288 गुना 6। अब देखिए गुना में जहाँ तक हम जानते हैं कि गुना में जो पावर है यानी जो घात है वो जुड़ जाती है, तो 1.5 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की क्यूब बराबर हो गया 288 छिक्के 6 48 का 8 हासिल 4, 6 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, तो 1728 जिसका भी क्यूब है वो इसका आंसर होगा। और क्यूब के लिए ज़्यादा झंझट नहीं पालना, हमारे क्यूब का हमारा 8 जो आता है वो सिर्फ 2 में आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 7 7 49 70 9 63 3 आता है, 4 चौक 16 चौके 64 4 आता है, 6 छिंग 36 छिके 216 में 6 आता है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 में 8 आता है, तो इसका उत्तर होगा बी, यानी 12 12 144, 144 गुना 12 1728। अगला क्वेश्चन है, किरण एक वस्तु
₹4510 में बेचता है और उसे 45% का घाटा होता है। 45% घाटा होता है मतलब उसे मिले सिर्फ 55%। तो 55% यानी 55/100 बराबर है कितने के हुआ? 4510 के। ठीक है, 11 पंजे 5 11 55 और 5 20 100, 11 चौक 44, 11 एकम 11 0, यानी 410 की 20 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 410 दूनी 820 और 1 0 इसकी, तो 8200 है इसका क्रय मूल्य। अब इसे 45% मुनाफा कमाना है, तो 8200 गुना 82, 45% कमाना है तो हो जाएगा 145/100। 2 0 से 2 0 कट गई। 945 गुना 82 हमारा आता है, अगर हम गुना करें तो आप भी करके देख लीजिएगा, हमारा आता है 11,890। तो इसका उत्तर होगा ये। तो इसमें करना क्या है, पहले क्रय मूल्य निकालो फिर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/5, 1/4, 5/6, 7/9 और 8/11 ये भिन्न उनके मूल्य के अवरोही क्रम में लगाए जाएं। तो तीसरा भिन्न कौन सा होगा? अब ये 5 हैं तो चाहे इन्हें अवरोही में लगा लो या अवरोही में लगा लो, जो होगा वो बीच में सेम ही आएगा हमेशा। तो पहले देख लेते हैं मान क्या क्या आता है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इन पाँचों का। तो इन पाँचों का एलसीएम आता है हमारा 1980। अब एक एक करके सारी संख्याएं निकाल लेते हैं। 3 जब हम 5 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर लगभग आएगा हमारा 1200। पहला हमारा होगा 1200, दूसरा हमारा होगा 500, तीसरा हमारा होगा 1650, चौथा हमारा होगा 1540 सॉरी, और पांचवा जो लास्ट है वो हमारा होगा 1360। ये करने का तरीका सबसे आसान है, 5 से पहले इसे भाग करना है, फिर 3 से गुना कर देना है। जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा लगभग 1200 के आसपास। तो चलिए अब शुरू कर देख लेते हैं इसमें बीच का, यानी दोनों तरफ से बीच में कौन सा आएगा। तो इसमें जो संख्या है वो है 500, 1200, 1360, 1540 और 1650। तो इसमें जो बीच की संख्या बैठती है वो बैठती है 1360, जो हमारा है लास्ट वाला यानी 8/11 के लिए। तो इसका उत्तर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है P/Q बराबर है 5/6 और Q/R बराबर है 3/4। तो PQR क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी इसी तरह से होंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब P/Q है 5/6 और Q/R है 3/4। तो P/Q को अभी हम मान लेते हैं 5/6, ठीक है। अब Q/R बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुना 6/3 यानी 6/3 और अनुपात 4 गुना ये भी हो जाएगा हमारा 6/3। दोनों में सेम रखेंगे क्योंकि ये संख्या हमारी डबल हो रही है। अब इसे काट लेते हैं, 3 से 3 गया तो 6/6 चौक 24/3 और पहला हमारा जो बच रहा है P क्या बच रहा है हमारा 5। तो ये हो गया टोटल हमारा 5/6/24/3। अब 3 का एलसीएम लेकर हम कर देंगे इसे, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और इधर 24, ठीक है। अब ये किसी एक चीज़ से कट सकता है तो काट देते, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24। तो ये हो गया 5 6 8। अब देख लेते हैं 5 6 8 कौन सा ऑप्शन है। 5 6 8 है हमारा ये वाला ऑप्शन, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 20,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% का हिसाब लगाइए, कितना बैठेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाने का तरीका है 20,000 0 0 0 गुना, अभी 10% अगर बढ़ेगा हर साल तो 10% का हो जाएगा मतलब 110/100।
2 बार 110 का मतलब होता है, यहाँ अलग कर लेते हैं, 110/100 ये बैठता है हमारा 0 से 0 कट के 11/10। तो 2 बार गुना कर देते हैं, 11/10 गुना 11/10। अगर आप ये ना करना चाहो, दोनों तरीके बता देता हूँ मैं अभी। 0 से 0 कट गई, 11 11 121 दूनी 242 और 2 0। अब देखिए इसमें से 20,000 जो था हमारा वो धन था, और जो 4200 रुपये है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है, जो कि ये है। अगला क्वेश्चन है, समान पंक्ति और समान स्तंभ वाले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चौकोर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वर्तुल आपस को अंदर से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों का अंतर क्या होगा? तो ये देखिए, ये 8 सेंटीमीटर व्यास वाला और ये 6 सेंटीमीटर व्यास वाला जब इसे काटेगा तो ये इसका केंद्र है। तो 8 सेंटीमीटर व्यास का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसका हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, और 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 1 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में कोण होता है, ये एक परिभाषा है रेखागणित की अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं हमेशा। अगला प्रश्न है, एक समवृत्ताकार बर्तन की क्षमता और ताल की त्रिज्या ये है। क्षमता यानी आयतन इतना और त्रिज्या ये है। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसमें लगेगा हमारा फॉर्मूला, साइड में कर लेते हैं। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुना पाई r² h बराबर किसके है हमारा? 9, 8, 5, 6। तो 1/3 गुना 22/7 गुना त्रिज्या हमारी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14 बराबर हो जाएगा 9, 8, 5, 6। r² h भी है गुना h, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 9, 8, 5, 6 गुना जो यहाँ नीचे है वो सब ऊपर चला जाएगा, 3 गुना 7 बटे में क्या क्या बचा हमारा? 22 गुना 14 गुना 14। ठीक है बच्चों, मतलब दोस्तों सबसे पहले करते हैं हम 11 दूनी 22, 11 8 88। ध्यान से देखना ये जो मैं लिख रहा हूँ, 11 8 88 बचा 10, 105, 11 99 बचा 6, 66, 11 6 66, ये हो गया 896। अब 14 से काट देते हैं, कुछ कट रहा है तो ये कट रहा है, 14 6 84, 5 6 56, 14 चौके 56, तो ये बचा हमारा अभी तक 64। 2 7 दूनी 14 और 7 से 7 कट गया। अब ये बचा हमारा 2 दूनी 4, 4 को जब हम 64 काटेंगे तो बचेगा हमारा 16, और गुना में हमारा 3 भी बच रहा है, तो 16 गुना 3, 16 कितना होता है हमारा? 48, जो कि हमारा है बी ऑप्शन, तो इसका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु में एक गोल को गलाकर उसमें से 38.5 सेंटीमीटर क्यूब क्षमता वाले छोटे शंकु बनाए गए हैं। बनाए गए शंकु की संख्या का पता लगाइए। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर ज़रूरत है, गोले का जो हमारा आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ बराबर जो हमारा बैठेगा वो 38.5 के कितने बनेंगे, तो इसे मान लेते हैं हम x, बाकी सब इधर आ जाएगा। तो अब ये ऊपर जो होगा वो होगा 4/3 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना
10.5 और ये इधर गुना में, ये भी इधर बटे में आ जाएगा 38.5। अब इसमें देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया हमारा, एक पॉइंट ख़त्म हो चुका है। अब ये जो हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, इसके बाद एक नंबर है, इसके बाद एक नंबर है, तो बटे में आ जाएगा हमारा 100 दोनों के बदले में। अब रह गया है बस काट पीट करनी, कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। 15 रह गया, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, ठीक है। चार 2500, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर हमारा 15 हुआ है, तो 3 पंजे 15, इसे भी काट देते हैं, बचा 5। यहाँ 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, फिर 15 हो गया है। 5 तिया 15, 5 कट गया और वहाँ 3 बचा है और यहाँ 5 बचा है, तो 5 से ये कट गया, 5 पंजे 25 और इस 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, लगभग सारे कट गए हैं। अब ये जो हमारा बचा है वो हमारा बचा है 11 दूनी 22, यानी 2 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है। इसका जो गुना है, गुना करने के बाद हमारा उत्तर आता है 126। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, फॉर्मूला यही लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 16 सेंटीमीटर लंबाई का चाप खींचा गया, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया वृत्त, ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हमने 6 सेंटीमीटर दूर पर हमने एक चाप खींच दी जो कि 16 सेंटीमीटर है। अगर 16 सेंटीमीटर है तो आधी कितने की हो गई, 8, और दूरी कितनी है, 6, तो ये कितना होगा, ये बनता है हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनने पर हमारा लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो 6, 8, 10, तो ये उत्तर हो गया ए, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 3 एक जैसे सिक्कों को उछाला जाता है, सभी के चित आने की क्या संभावना है। तो सब पहले देख लेते हैं संभावना क्या क्या बनती है। या तो एच 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 आएगा, या टेल 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 आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा। ये 4 संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। सभी चित आने की क्या संभावना है, एक ही संभावना है। कितने में से, 1 2 3 4, यानी 1/4 उत्तर किसका है, सी। अब देखिए, अजय के पास एक कंपनी के 560 शेयर हैं, प्रत्येक का अंकित मूल्य 25 रुपये। कंपनी 9% का लाभांश घोषित करती है, तो अजय को कितना लाभांश मिलेगा। सबसे पहले 25%, 25 का 9% निकाल लेते हैं, 25 चौके 100, 9/4, ये 9/4 मिलेगा इसे। और कितने शेयर है, 560, तो 560 गुना 9/4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहीं लिखते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0, और 14 निम 126, तो ये हो जाएगा 1260 रुपये लाभांश मिलेगा टोटल अजय को। कितने सरल ब्याज दर पर 5000 पर 2 वर्षों में 1250 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा PRT/100, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल है हमारा 5000 गुना, रेट हमें पता नहीं है, टाइम है हमारा 2 वर्ष, और बटे में 100 बराबर होता है हमारा 1250 रुपये मिलता है। सबसे पहले इनको यहीं निपटा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब जो हमारा आर रहा वो होगा हमारा 1250 बटे 50 गुना 2, 50 गुना 2 का मतलब है 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, और बटे में 10 है, तो ये हो जाएगा 12.5
5, 12.5 है डी। डी। अगला प्रश्न है, त्रिकोण के कोण जो है 3, 4, 5 के अनुपात में होते हैं, इसका न्यूनतम कोण का परिमाप यानी न्यूनतम कोण क्या होगा। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा कोण। तो 3, 4, 5 यानी 3 + 4 + 5 बराबर है हमारा कितना होता है 180 डिग्री। 4, 3, 7, 5 12 बराबर है हमारा 180 डिग्री। काट लेते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12 50 6 0 12 पंजे 60। तो एक्स की जो हमारा मेन वैल्यू आ गई यूनिट है 15, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, यानी ये 45 का, ये 60 का और ये 75 का। तो उत्तर है हमारा ए 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, आविष्कार करने का अर्थ क्या होता है। आविष्कार करने का मतलब होता है कोई नई चीज़ ढूंढ निकालना। फल शब्द का अन्य वचन यानी फल एक वचन है, बहुवचन क्या होगा। ना तो फला होता है, ना फले होता है, ना फलाएं होता है, तो फल का बहुवचन फल ही होगा। फलों कह सकते हैं लेकिन इनमें से और कोई नहीं है। संसार का समानार्थक शब्द क्या होगा। ना देश, ना परिवार, ना समेत। संसार का मतलब होता है दुनिया। मुश्किल का विरुद्ध शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा। मुश्किल का आसान। अश्व का पर्यायवाचक शब्द क्या होता है। अश्व मतलब घोड़ा होता है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। अवनति। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। विष। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज। तलवार का पर्यायवाची क्या होगा। खड़ग। पवन का पर्यायवाची हवा। नीचे लिखे शब्दों का अन्य लिंग रूप यानी अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर देना, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर देना। बंदर का बंदरिया। पुजारी का पुजारिन। बूढ़ा का बुढ़िया। देवर का देवरानी। दूल्हा का दुल्हन। अगला है धेनु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। धेनु शब्द का बहुवचन होता है धेनुएं। अब है ये क्या नाम है पैराग्राफ, जिसमें से क्वेश्चन आंसर छाटना है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं थोड़ा। रमेश को एक दिन एक कुल्हाड़ी मिल गई। वह उसे लेकर बाहर निकला। सामने एक नीम का पेड़ था। रमेश उस पेड़ को जैसे ही काटने लगा कहीं से आवाज़ आई। उसे आश्चर्य हुआ कि आसपास तो कोई भी नहीं था। उसे लगा कि यह नीम का पेड़ उससे कुछ कहना चाह रहा है। रमेश ध्यान से सुनने लगा। पेड़ ने कहा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो। क्या तुम नहीं जानते मैं कितने काम का पेड़ हूँ। मेरी पत्तियाँ तो देखो, ये कितनी घनी है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती, और मेरी छाया में मनुष्य पशु आदि विश्राम करते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ हवा को भी शुद्ध करती हैं। मेरे फूल और फल भी बहुत काम आते हैं। इन्हें खाने से पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मेरे फल को निम्बोरी कहते हैं। निम्बोरी की गुठली से जो तेल निकलता है उससे साबुन बनता है। मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार दूर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश कुल्हाड़ी से काटने लगा। कौन सा पेड़। नीम का पेड़। रमेश जैसे ही पेड़ को काटने लगा कहीं से आवाज़ आई। क्या आई। आवाज़ आई। नीम के किससे साबुन बनती है। तो नीम के तेल से साबुन बनती है। नीम की जड़ को उबालकर पीने से बुखार आता नहीं है, बुखार दूर हो जाता है। अब आ जाते हैं हिंदी के बाद इंग्लिश के प्रश्न। शी हैज़ बीन सिंगिंग, ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉल, फॉल का पार्टिसिपल पास्ट होगा फैल। फॉल फैल फॉलन। द टीचर पनिश्ड हिम। दिस सेंटेंस इज सेड टू बी, यानी ये सेंटेंस कहा गया एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में या किसी में भी नहीं, तो ये कहा गया एक्टिव वॉइस में। अब है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड का कंपेरेटिव होता है बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट तीनों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड नो सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड। ये होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है, ही सेड आई एम वेल। इन द डायरेक्ट स्पीच दिस विल बी
ही सेड दैट ही वाज वेल, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा और ये जो है इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, एम का वाज, तो ही वाज वेल, ही सेड दैट ही वाज वेल। व्हाट ए सेंसिबल बॉय ही इज़, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। टाइमिंग वर्ड ऑफ पूल, पूल का होता है पूल। देखिए, ही इज़ ए बॉय, इन दिस सेंटेंस इज एन, यानी इज़ क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब है। वैसे तो इज एम आर जो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है तो ये वर्ब के जगह पे यूज हो सकता है। चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होगा वो होगा यहाँ पर कॉम्प्लेंस, क्योंकि कॉम्प्लेंस का मतलब होता है अनुपालन करना और रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिंट, हिंट के सेम होता है क्लू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। आई प्रेफर मिल्क, तो इसमें आएगा टू, यानी कॉफ़ी के सामने में मिल्क को प्रेफर करूँगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश का पैराग्राफ। रियलिटी टेलीविजन इज ए जनर ऑफ टेलीविजन प्रोग्रामिंग विच इट इज़ क्लेम्ड प्रेजेंट अनस्क्रिप्टेड ड्रामेटिक और ह्यूमरस सिचुएशंस, डॉक्यूमेंट्स actual event and features ordinary people rather than professional actors. Although the genre has existed in the some form or another since the early years of television, the current explosion of popularity dates from around 2000. Part of reality television's appeal is due to its ability to place ordinary people in extraordinary situations. Reality television also has the potential to turn its participants into national celebrities in talent and performance. Programs such as Pop Id, Through, Frequently Survivor, and Brook Brother participants also reach some degree of celebrity. Some commentators have said that the name reality television is an inaccurate description of several styles of program included in the genre. अब देखते हैं क्वेश्चन। In the first sentence, the writer says it is claimed. He agrees with the statement. He is in favor of the statement. Some people insist on the statement. Some people oppose the statement. तो इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ये क्लेम्ड, इसका मतलब क्या है कि जो कह रहा है वो इससे सहमत है या वो इसके सहयोग में है या कुछ लोग इस बारे में कहते हैं, तो इसका है सी, यानी कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं, इसलिए ये होता है क्लेम्ड। नेक्स्ट है रियलिटी टीवी अपील्स टू सम बिकॉज, क्यों रियलिटी टीवी अपील्स करता है कुछ लोग, क्योंकि इट शोज एवरेज पीपल इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, और जिसे देख। नेक्स्ट है द पार्टिसिपेंट इन द रियलिटी टीवी शोज, रियलिटी टीवी शोज में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल। रियलिटी टेलीविज़न कब से पॉपुलर हुआ है, 2000 से लगभग, ये पैसेज में भी कहा गया। और ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लगभग 100 क्वेश्चन यहीं पर पूरे होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन नंबर पर भेजकर। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।